तो क्या होगा अगर टेंगन की जगह कोई अदर आशिरा जाता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में। तो आज की इस वीडियो में हम हर एक आशिरा को देखने वाले हैं कि अगर वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में जाता तो क्या होता। तो वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, तो प्लीज इसको एंड तक वॉच करना। अब बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेनगोकू को देखते हैं कि अगर वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में जाता तो क्या होता। वेल वी आर नो कि रेनगोकू टेंगन से ज्यादा पावरफुल है, तो हम इनको कंपेयर नहीं करेंगे। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में रेनगोकू डिस्ट्रिक्ट में जाने से पहले तांजीरो की स्क्वाड को अपने साथ में लेकर जाता ताकि वो कुछ सीख सके और उसकी कुछ हेल्प कर सके। तो रेनगोकू जैसे ही डिस्ट्रिक्ट में घुसता है तो उसको स्ट्रॉन्ग डीमन की प्रेजेंस फील होने लगती है और बाद में रेनगोकू उसको ढूंढने के बाद बिना टाइम वेस्ट करे उसे वहीं पर डिकैपिटेट कर देता है। लेकिन बाद में रेनगोकू रियलाइज करता है कि ये डीमन तो अभी भी जिंदा है। रेनगोकू और तांजीरो सोच ही रहे होते हैं कि ग्योतारो अपीयर हो जाता है, जो कि रेनगोकू को देखकर उसको मारने का फैसला करता है क्योंकि रेनगोकू का ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि ये इजीली बता रहा था कि अगर हमने इसको नहीं मारा तो ये हमें मार देगा। और यहाँ से रेनगोकू वर्सेस ग्योतारो की फाइट स्टार्ट हो जाती है। तांजीरो और उसकी स्क्वाड दूसरी साइड में दाकी के साथ फाइट कर रहे होते हैं और उनके एफर्ट से रेनगोकू और तांजीरो की स्क्वाड मिलकर दाकी और ग्योतारो को डिफीट कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज डिफरेंट हो जाएगी ओरिजिनल सीरीज से, वो है कि यहाँ पर तांजीरो का डीमन स्लेयर मार्क अवेकन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तांजीरो को इतना एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा जितना उसने ओरिजिनल सीरीज में लगाया था। और ऑफकोर्स यहाँ पर टेंगन ग्योतारो के पोइजन से इफेक्ट होता है, लेकिन बाद में उसे नेजुको ठीक कर देती है और हमारे सबके फेवरेट आशिरा भी यहाँ पर बच जाएंगे। तो नेक्स्ट आशिरा आता है मुइचिरो। तो मुइचिरो डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो क्या होता है और वो फाइट कैसे चलती है चलो देखते हैं। तो हम सब जानते हैं कि मुइचिरो सबसे यंगेस्ट आशिरा है जिसने अपनी ट्रेनिंग को सिर्फ 2 महीने में पूरा कर लिया था और एक आशिरा बन गया था। और सीजन 3 में आपने उसकी बैडेस्ट फाइट तो देखी होगी कि उसने इजीली अपर मून 5 ग्योको को डिफीट कर दिया था। और ये सब काम मुइचिरो इसलिए कर पाया क्योंकि उसका डीमन स्लेयर मार्क अवेकन हो गया था। तो अब देखो यार, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुइचिरो वीक है, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि मुइचिरो का इतना स्टेमिना नहीं है जितना टेंगन का था, क्योंकि टेंगन एक शिनोबी होने के साथ साथ एक निंजा भी था और टेंगन ग्योतारो के पोजीशन से इफेक्ट होने के बाद भी पूरी फाइट को लड़ता रहा, वो भी बिना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करते हुए। और अगर टेंगन गलती से भी अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर देता तो वो ग्योतारो और दाकी को इजीली खत्म कर देता। तो चलो वापस आ जाते हैं मुइचिरो पे। तो मुइचिरो के केस में ऐसा होता है कि अगर मुइचिरो थोड़ा सा भी हर्ट हो जाता है तो वो बेहोश हो जाता है। तो जैसा कि हमने सीजन 3 में देखा था कि ग्योको का पोजीशन जब उसके अंदर गया था तो वो बेहोश होने ही वाला था, लेकिन उसका डीमन स्लेयर मार्क अवेकन होने की वजह से वो फाइट में टिका रहा। लेकिन अगर मुइचिरो अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन नहीं करता तो वहीं पर मर जाता। और अगर ग्योतारो और दाकी की फाइट में भी यही सीन होता है, अगर मुइचिरो अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर देगा तो दाकी एंड ग्योतारो को वो इजीली डिफीट कर देगा। वरना ये कहना मुश्किल है कि मुइचिरो बिना डीमन स्लेयर मार्क के जीत पाएगा। लेकिन अगर मुइचिरो अपने साथ तांजीरो की स्क्वाड को लेकर जाता है तो उसके जीतने के चांस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन मुइचिरो के बिहेवियर के बारे में तो आप सभी को पता है, मुइचिरो टेंगन और रेनगोकू जैसा नहीं है, इसलिए मुइचिरो उनको अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। लेकिन आप ये मत भूलो कि ग्योको के साथ फाइट करते समय मुइचिरो इंजर्ड हुआ था, लेकिन ग्योतारो की फाइट में उसके स्कल्स उसे इंजर्ड भी कर सकते हैं और ग्योतारो का पोइजन उसे स्लो भी कर सकता है। इसलिए अगर मुइचिरो अकेला जाता है तो वो डेफिनेटली हार भी सकता है, और अगर वो तांजीरो की स्क्वाड को अपने साथ लेकर जाएगा तो वो डेफिनेटली जीतेगा। तो नेक्स्ट आता है ग्यूतोमियो का, जो कि डीमन स्लेयर सीरीज में सभी आशिरा में से सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था। और अब तो इतना टाइम बीत गया है कि सीजन 4 में इसकी बैक स्टोरी को भी बता दिया था। तो मेरा और आपका तो ये मानना होगा कि ग्यू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो दाकी और ग्योतारो को अकेले ही डिफीट कर देगा। और इन्फिनिटी कैसल के अंदर भी ग्यू ने अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करते हुए अकाजा को भी बहुत अच्छी टक्कर दी थी। तो चलो मान लो अगर ग्यू तांजीरो की स्क्वाड को अपने साथ लेकर जाता है तो उससे थोड़ी बहुत डिफिकल्टी का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ग्यू दाकी का सिर एक स्लैश में काट देगा तब ग्योतारो अपीयर होगा, जो कि ग्योतारो के इतने काम नेचर को देखकर जेलस होकर उस पर एक अटैक करेगा। लेकिन ग्यू अपने वाटर ब्रीथिंग से ग्योतारो के अटैक को इजीली डॉज कर देगा और फिर बाद में सारा सिनेरियो वैसा ही हो जाता है जैसा ओरिजिनल सीरीज में था। तो ग्यू और तांजीरो मिलकर ग्योतारो को हराते हैं और इनोसके और जेनेत्सु मिलकर दाकी को हराते हैं। तो ग्योतारो के सिकल्स और पॉइजन से ग्यू इंजर्ड तो होता, लेकिन ग्यू एग्जैक्ट टाइमिंग पर ग्योतारो को डिकैपिटेट कर देगा। तो नेक्स्ट आती है शिनोबू, जो कि अदर आशिरा में से सबसे डिफरेंट आशिरा है और शिनोबू सारे आशिरा में से सबसे वीकेस्ट आशिरा भी है। और शिनोबू अपनी स्वॉर्ड में पॉइजन इंजेक्ट करके भी रखती है, जो कि विस्टेरिया फ्लावर से बनता है। तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि शिनोबू फाइट के मामले में कितनी कमजोर है और ज्यादातर शिनोबू अपने पॉइजन के भरोसे ही रहती है। लेकिन यार मुझे नहीं लगता कि शिनोबू ग्योतारो को डिफीट कर पाएगी, क्योंकि ग्योतारो बहुत ज्यादा फास्ट है। फिर चाहे शिनोबू कनाओ के साथ जाए या फिर तांजीरो के साथ जाए, फिर भी शिनोबू जीत नहीं सकती। लेकिन एक सिनेरियो हो सकता है कि अगर शिनोबू अपने सारे पॉइजन को ग्योतारो के अंदर इंजेक्ट कर दे तो वो शायद शिनोबू जीत सकती है। लेकिन अगर तांजीरो अपने पूरी पावर से भी फाइट करे तो शिनोबू उसके साथ हेल्पफुल नहीं होगी। लेकिन एक क्वेश्चन है कि क्या शिनोबू अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर सकती है, ये आप मुझे बताओगे, क्योंकि शिनोबू को तो फाइट करना ही नहीं आता, तो उस टेम्परेचर तक कैसे पहुंचेगी जहाँ पर डीमन स्लेयर मार्क अवेकन होता है, क्योंकि शिनोबू ज्यादातर अपने पॉइजन पर डिपेंड रहती है। तो नेक्स्ट आशिरा आता है सानेमी, जिसने मांगा के अंदर कोकोशिबो को बहुत अच्छी टक्कर दी थी। और कोकोशिबो ने तो ये
भी कहा था कि सानेमी अपने पोटेंशियल और स्ट्रेंथ के मामले में अपने पीक पर है। तो आप लोगों को तो अच्छे से पता होगा कि सानेमी कितना ज्यादा क्रेजी है। तो सानेमी ग्योतारो और दाकी को मारने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा। भले ही सानेमी तांजिरो की स्क्वाड को लेकर जाए या ना जाए, वो अकेले ही दाकी एंड ग्योतारो को डिफीट कर देगा। और वो वैसे भी तांजिरो की स्क्वाड को अपने साथ लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको सभी को पता है कि उसका तांजिरो के साथ बिहेवियर कैसा है। और अगर बात रही स्पीड की, तो सानेमी बहुत ज्यादा फास्ट है और सानेमी के अटैक ग्योतारो से भी ज्यादा पावरफुल है। और सानेमी ने अपनी विंड ब्रीदिंग को पूरी तरीके से मास्टर कर रखा है। और सानेमी के पास एक और स्पेशल चीज है, वो इसका मारीची ब्लड, जो कि डीमंस को उसकी ओर अट्रैक्ट करता है। मतलब एक तरीके से डीमंस को पागल कर देता है और उसके ब्लड की स्मेल से डीमंस को चक्कर आने लगते हैं। तो नेक्स्ट आशिरा आती है मिस्सूरी, लव आशिरा। और इसको कौन नहीं पसंद करता यार, ये इतनी क्यूट है। और आपको तो पता ही होगा कि मिस्सूरी का तांजिरो के साथ कितना अच्छा कनेक्शन है। तो मिस्सूरी इन सबको अपने साथ लेकर जाएगी फर्स्टली। तो ये सबसे पहले दाकी को इनकाउंटर करेंगे और दाकी को इजीली ओवर पावर कर देंगे। और इसके बाद ग्योतारो अपीयर होता है, जिससे इनको कुछ भी समझ नहीं आता है। और फिर मिस्सूरी अकेले ही ग्योतारो के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है और दूसरी साइड तांजिरो की स्क्वाड दाकी के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ समय बाद तांजिरो की स्क्वाड तो दाकी के सिर को काटने में कामयाब हो जाती है। और फिर बाद में तांजिरो मिस्सूरी की हेल्प करने के लिए चला जाता है ग्योतारो के साथ फाइट करने, जहाँ पर सिचुएशन ये हो जाती है कि मिस्सूरी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और फिर बाद में तांजिरो मिस्सूरी को बचाता है और फिर ग्योतारो के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और फिर मिस्सूरी थोड़ा बहुत रिकवर होने के बाद फिर से तांजिरो की हेल्प करने के लिए आ जाती है। लेकिन अब इंटेंस सिचुएशन शिफ्ट हो जाती है जेनेत्सु और इनोस्के को, जहाँ पर दाकी ओवर पावर कर रही थी। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है नेजुको की और बाद में सब मिलकर इन दोनों के सिर को एक साथ काट देते हैं। तो नेक्स्ट आशिरा आता है ओबनाई। और फाइनली हमने इसको एक्शन में भी देख लिया है। सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड में हमने इसकी पावर की छोटी मोटी झलक तो देख ही ली थी। और अगर आप इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हो, तो इसने टेंगन के मुंह पे बेइज्जती की थी कि तुम इतने वीक डीमन से इतने ज्यादा इंजर्ड हो सकते हो। तो यार अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ओबनाई कितना ज्यादा पावरफुल है। और ओबनाई ग्योतारो जैसे डीमंस को तो लोअर मून समझता है। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि ओबनाई ने अकेले ही मुजान से फाइट करी थी और बिना ओबनाई के मुजान को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। और ओबनाई ने उस वक्त हेल्प की थी जब सारे डीमन स्लेयर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, वो भी बुरी तरह, और मुजान भाग रहा था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अकेला कैसे उन दोनों को हराएगा। तो ओबनाई के अटैक स्पेशली लॉन्ग रेंज के लिए। तो नेक्स्ट आता है ग्योमे, जो कि करंट जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आशिरा है। तो ग्योमे अकेले ही एक अपर मून डीमन जितना पावरफुल है। और कोकोशिबो को डिफीट करने में भी ग्योमे का बहुत बड़ा हाथ है। और ग्योमे को फर्स्ट बार देखते ही कोकोशिबो उसकी तारीफ करने लगता है। तो कोकोशिबो ये कहता है कि 3 सेंचुरी के बाद उसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा मिला है जो कि मुझसे फाइट कर सके। और यार मैं थोड़ी सी अजीब सी बात कर रहा हूँ कि मैं इसका मुकाबला अपर मून 6 से करवा रहा हूँ। तो ग्योमे अपने फर्स्ट अपीयरेंस से ही इन दोनों को हरा देगा। तो मेरे हिसाब से आप सभी को पता चल ही गया होगा कि कौन सा आशिरा कितना ज्यादा पावरफुल है। तो लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी एनिमे की वीडियो के लिए। सब्सक्राइब।